अगली सुबह अध्याय की नींद निष्ठा से पहले खुली। उसने अलसाई सी आंखों से निष्ठा को देखा, लेकिन जब उसकी और खुद की हालत पर नजर गई तो वह हैरानी से उठ बैठा। उसने अपना सर पकड़कर खुद से कहा, सिड, यह क्या हो गया? मैं अपना कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ? आखिर हुआ क्या था? उसकी नज़र निष्ठा के गोरे बदन पर थी, जिस पर जगह जगह उसके दिए लव बाइट विजिबल हो रहे थे, जो रात की पूरी कहानी बखूबी बयां कर रहे थे। लेकिन उसके मन में डाउट थे, जो कि उसे क्लियर करने थे। उस पर उसका सिर फटा ही जा रहा था। वो जल्दी से उठा और उसने अपने कपड़ों को पहना। उसने अलमारी से फिर अपनी एक टी शर्ट निकाल कर निष्ठा को पहना दी और उसे ठीक से ब्लैंकेट उठाकर उसका सिर सहलाया। उसके चेहरे पर वही मासूमियत अब भी कामयाब थी। उसका मन हुआ कि वो उसे किस करे, लेकिन खुद को रोकते हुए वो उसके माथे को चूम गया। वह उठा और सीधे कमरे से बाहर निकल गया और हॉल में आकर लगभग चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई, माँ, कहाँ हैं आप? उसकी आवाज़ सुनकर सेल्वी जी, जो किचन में थीं, तुरंत बाहर आईं और उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर बोली, सुबह सुबह क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अध्याय ने उन्हें देखा और बोला, रात को खाना किसने दिया था? सेल्वी जी उसे फिर से देखने लगी और फिर वह बोली, वह तो फिर लेकर गई थी, उसी ने तो सर्व किया था। अध्याय ने अपनी आंखें मींच लीं और वह इस बार जोर से चिल्लाते हुए हीर को पुकारा। अगले ही पल उसके चिल्लाने से हीर के साथ साथ गर्व भी वहाँ मौजूद था। अध्याय ने हीर को घूरते हुए कहा, क्या मिलाया था तुमने खाने में? हीर उसकी बात सुनकर चौंक गई और हड़बड़ा कर बोली, मैंने क्या मिलाया था? मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। अध्याय ने उसे उसी तरह से कहा, झूठ मत बोलो हीर, तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। सच बताओ, क्या किया और क्यों किया? सब हीर को ही देख रहे थे। हीर ने अपनी नजरें झुका ली और डरते हुए धीरे से बोली, वह भाई, मैंने दूध में नशे की गोलियां मिलाई थी। अध्याय ने अपने दांत को भींचते हुए अपने गुस्से को काबू किया और बोला, अब तूने ऐसा क्यों किया? हीर ने धीरे से जवाब दिया, ताकि भाभी को अजीब न लगे। उस हिसाब से वह कंफर्टेबल नहीं होते ना। उसकी बात सुनकर अध्याय ने गुस्से से जोर से कहा, उसे कंफर्टेबल कराना मेरा काम था, हमारा काम था। जानती भी हो तुमने क्या किया? 14 साल हीर, 14 साल बाद लौटी है वह यहाँ, और आते ही एक ऐसी शादी में बन गई जिस इंसान को वह जानती तक नहीं थी। उसके पिता ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। बिल्कुल अकेली है वह। मैं उसे चाहता था कि वह इस परिवार को समझे, हम सब से घुले मिले, लेकिन तुमने क्या किया तुम्हें पता भी है। इसकी वजह से उसे पर इतना क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, वह कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मेरे समझ से बाहर। सोच कर देखो, तुम खुद बड़ी हो ना उम्र से उससे।
वह 22 साल की है महज, मैं 17 साल बड़ा हूँ उससे। अब ऐसे में तुम 22 साल की उम्र में उससे 28 साल की समझदारी वाली बात कैसे कर सकती हो? तुम खुद को देख लो, तुम 25-26 साल की हो, लेकिन अपनी हरकतें देखी है तुमने? क्या किया है तुमने? अध्याय की बात सुनकर सब हैरान थे। सेल्वी जी ने हीर को हैरानी से देखते हुए कहा, हीर, क्या तुम्हारा भाई जो कह रहा है वह सब सही है? हीर की आंखों में नमी सी उतर आई और उसे अपनी गलती का भी एहसास था। लेकिन अब तो जो होना था वह सब हो चुका था। अध्याय ने सेल्वी जी को देखा और बोला, माँ, 2 गिलास नींबू पानी ऊपर भिजवा दीजिए। यह बोलकर वह हीर को घूरते हुए अपने कमरे से चला गया। हीर को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी इतनी छोटी सी गलती से क्या कुछ हो सकता है। इधर जब अध्याय कमरे में आया तो निष्ठा बेड पर सिमटी हुई सी शांत सी बैठी थी। एक हाथ उसके माथे पर था, जो यह बताने को काफी था कि उसका सर दर्द कर रहा था। अध्याय ने दरवाजा लगाया और वह उसकी तरफ बढ़ गया। हिचकिचाहट थी अब, क्योंकि कल रात को वो दोनों ही नशे में थे और जो भी हुआ था उससे दोनों ही अनजान नहीं थे। निष्ठा ने जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनी, वह उस तरफ देखा और बेड पर पीछे खिसक गई। अध्याय उसके पास आकर बैठते हुए उसे देखकर बोला, ठीक हो तुम? निष्ठा ने उसे देखा और धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। क्या बोले, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। निष्ठा ने उसे देखा और फिर धीरे से बोली, मैं नहा कर आती हूँ। ये बोलकर वो उठी, लेकिन रात का नशा सिर पर अब भी हावी था। उठते ही लड़खड़ा गई। अध्याय ने तुरंत उसे संभाला। निष्ठा ने उसे देखा तो अगले ही पल अध्याय ने उसे अपनी ही बाहों में उठा लिया। उसने उसे वॉशरूम में छोड़ा और बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद निष्ठा नहाकर बाहर निकली। उसने बाथरोब पहनाया। अध्याय ने उसे देखा और बोला, हीर कपड़े रख कर गई है, पहन लेना, और बाकी के अपने कपड़े आज ही सेट कर लेना अलमारी में। निष्ठा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। और उससे क्या बात करे और क्या नहीं, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं यही हाल अध्याय का भी हो रहा था। वह बोल तो रहा था, लेकिन कल रात की बातें जहन से उसके निकल ही नहीं रही थी और उस पर निष्ठा ने कुछ कहा भी नहीं। इसका वह क्या ही मतलब निकाले, यह उसके भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेल्वी जी ने दोनों के लिए नींबू पानी भिजवा दिया। अध्याय ने एक गिलास निष्ठा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पी लो, सर दर्द में आराम मिलेगा। निष्ठा ने उसे देखा और चुपचाप गिलास लेकर उसे पी लिया। अध्याय बड़े ही गौर से उसकी हरकतें देख रहा था। वह शांत थी, जबकि रात में वह जब उससे बात कर रहा था तो वह जवाब दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसे थोड़ा वक्त देने का सोचा। निष्ठा तैयार होने चली गई।
अध्याय भी जल्दी से नहाने चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार होकर नीचे खड़े हुए थे। निष्ठा ने एक लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बेहद ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हीर ने उसे देखा और बोली, मैंने तो आपके लिए साड़ी रखवाई थी, फिर सूट? निष्ठा ने हड़बड़ाकर अपनी सफाई देते हुए कहा, वह दीदी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। उसे यूं हड़बड़ाते हुए देख सब शांत पड़ गए थे। हीर ने बड़े आराम से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, सीख लेना। अगर फिर भी ना आए तो भाई ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए। यह बोलकर उसने अध्याय को देखकर आंख मारी। अध्याय ने उसे घूर कर देखा। यह लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा ढीठ है। वह अभी अभी उसे इतना सुना कर गया था, इतना गुस्सा किया था, लेकिन उसकी हरकतें अभी वैसी की वैसी थीं। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, क्या बात है, शादी हो गई और मुझे किसी ने बुलाना तक जरूरी नहीं समझा। सबने उस तरफ देखा तो वहाँ एक लगभग 37-38 साल की औरत खड़ी थी। सबकी नज़रें उस पर थी। गर्भ ने जब उसे देखा तो दौड़ कर गया और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाते हुए बोला, ओ माय लिटिल बुआ, तुम आ गई। सब उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं निष्ठा यह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कौन है। इधर सिसोदिया मेंशन में अश्विनी जी अपने कमरे में थे। निष्ठा की शादी के बाद से उन्होंने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा था। सुबह जब नज़र अपनी पत्नी पर गई तो वह भी उन्हें कुछ उदास और नाखुशी नजर आई। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परी। परी उनकी तरफ पलटी और उनका हाथ झटकते हुए बोली, हाथ मत लगाइए मुझे, कौन है आप? और मैं आपको नहीं जानती हूँ। उनकी बातें सुनकर अश्विनी जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से उन्हें कुछ कहना चाहा कि वह गुस्से में चीख पड़ी, बस मिस्टर अश्विनी सिसोदिया, बहुत हुआ, कठपुतली नहीं हूँ आपके हाथों की। आपकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को खो दिया। आपने हमेशा से निष्ठा को सबसे दूर रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बड़ी बेटी को इनसिक्योरिटी हो रही थी। अरे उस मासूम का क्या ही दोष था, आप बताइए मुझे। मैं 8 साल की थी, वह 8 साल का बच्चा कितना समझता है, लेकिन आपने उसे हॉस्टल डलवा दिया, सबसे दूर कर दिया। आखिर क्यों? क्या गुनाह था उसका? क्या उसका मेरी ममता पर या फिर अपने पिता के प्यार पर अधिकार ही नहीं था? उसकी बातें सुनकर अश्विनी जी के कदम डगमगा गए कि वह फिर से बोली, लेकिन अब बधाई हो आपको, खो दिया मैंने पूरी तरह से अपनी बेटी को। अरे शादी में वह मेरे ही बुलाने पर आई थी, वह नहीं आना चाहती थी। आप कभी गए उसे संभालने? सिर्फ कह देने से कोई इंसान पिता नहीं बन जाता, तपना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। लेकिन आपने किया क्या? प्रकृति के लिए हमेशा से निष्ठा को पीछे रखते आए हैं। आखिर क्यों? क्या वह आपकी बेटी नहीं थी?
उसे जन्म नहीं दिया था मैंने, लेकिन आप तो उसे उसके हिस्से का प्यार भी नहीं दे पाए। और क्या कहा आपने कल कि मर गई है वह आपके लिए। अरे मर गई होगी आपके लिए। याद रखिए मिस्टर अश्विनी ससोदिया, अगर निष्ठा आपके लिए मर चुकी है तो आज से परी भी आपके लिए मर गई। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। जानते हैं कितनी नाउम्मीदी से देखा था कल उसने मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उम्र ही क्या है उसकी, कितनी ज़्यादा शांत हो गई है। ना किसी से कुछ कहती है और ना ही कुछ सुनती है। लेकिन आपको क्या, आप तो प्रकृति के प्यार में इतने अंधे पड़े थे हैं कि अपनी दूसरी बेटी का तो कभी ध्यान ही नहीं आया। बधाई हो आपको, आप महान हैं। आपका आपकी बड़ी बेटी के लिए प्यार महान है, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ। आज तक मैंने आपकी कही हर बात आंख बंद करके मान ली, पर आज नहीं। निष्ठा मेरी बेटी है, वह सिर्फ हमेशा मेरी ही बेटी रहेगी। आपका उस पर आज से कोई अधिकार नहीं है और ना ही मुझ पर। परी बात तो सुनिए मेरी। अश्विनी जी ने कोशिश की, लेकिन परी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, बस जिंदगी भर सुनती आई हूँ आपकी, और अब हिम्मत नहीं है मुझ पे। यह बोलकर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई और अश्विनी जी वहीं धड़ाम से बेड पर ही गिर गए। उन्हें समझ ही नहीं आया, क्या वह इतना गलत कर गए थे कि आज उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। लेकिन निष्ठा ने जो किया वह उसे नकार भी नहीं पा रहे थे। उसकी वजह से प्रकृति यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था, यह बात अब भी एक राज का राज बनी हुई थी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।